चलो, पिछला टॉपिक हो गया अपना। अब स्टार्ट है इंथाल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। इंथाल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर H इज इक्वल टू एच वी प्लस एच ए। वी क्या है? वेपर। ए क्या है? एयर। ठीक है, तो एच वी इज इक्वल टू एम वी इंटू स्मॉल एच वी प्लस एम ए प्लस स्मॉल एच ए। स्मॉल एच ए क्या है? स्पेसिफिक इंथैल्पी है। एच वी में स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वेपर, एच ए मतलब स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ एयर। ठीक है, एच वी इज इक्वल टू 2500 प्लस 1.88 टी किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, और एच ए इज इक्वल टू 1.005 टी सी पी ऑफ इज इक्वल टू सी पी ऑफ। तो अब जो 1.005 है वो क्या है? सी पी ऑफ एयर है, यानी कोफिशिएंट स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, 2500 क्या है? वो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, 2500 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, तो ये आपका हो गया एच वी और एच ए। ठीक है, 1.88 क्या है? सी पी वी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, 1.88 टी वो सैचुरेटेड के लिए, सी पी वी क्या है? सैचुरेटेड के लिए। ठीक है, क्योंकि लेटेंट हीट वेपराइजेशन हो गया, उसके बाद फिर क्या होता है? जो एयर रहेगा वो सुपर हीटेड हो जाता है ना, तो सी पी वी सैचुरेटेड होता है। ठीक है, यानी कि आप इसको डायरेक्ट अगर स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ एयर अगर आप निकालो तो स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ एयर इज इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा, जिसको कि जिसको कि ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, चाहे ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई को बोलते हैं, ओमेगा को नहीं। ठीक है, तो इसलिए ओमेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चाहे ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चाहे ह्यूमिडिटी रेशियो इंटू 2500 प्लस 1.88 इंटू टी माइनस टी डी पी। टी क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, टी डी पी आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर दिया रहे तो। ठीक है, प्लस 1.005 टी किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। ये जो टी आपका लिखा हुआ है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ को याद रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन नहीं है। अपना थर्मोडायनेमिक्स का जितना भी काम होता है सब टी टेम्परेचर इन केल्विन होता है, लेकिन इस फार्मूला में टी इन डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, फिर सैचुरेटेड प्रेशर करस्पॉन्ड टू डीपीटी, पहले ही बता ही दिए थे। एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट सैचुरेशन प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, वेरियस लाइन ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। अब साइक्रोमेट्रिक चार्ट उतना बनता है, एक एक्सिस पे आपका रहेगा रिलेटिव एक ह्यूमिडिटी रेशियो रहेगा और दूसरे पे आपका टेम्परेचर रहेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, ये आपका बन गया कांस्टेंट डीबीटी लाइन, कांस्टेंट ओमेगा लाइन, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। ठीक है, तो आपको बोल ही दिया कि जो एक्स एक्सिस है वो आपका कांस्टेंट डीबीटी है, तो यह स्ट्रेट लाइन है। ये सब जो दिख रहा है ये थोड़ा सा ब्लर हो गया तो हाथ से थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा हिल जाता है, तो इसलिए ये सारा स्ट्रेट लाइन है। कांस्टेंट डीबीटी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल ये कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी आपका वर्टिकल, हॉरिजेंटल लाइन ये हो गया, डीबीटी आपका वर्टिकल परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, ये आपका परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पे, और ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। ठीक है, इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस। ठीक है, और ये आपका सैचुरेटेड लाइन है, रेड कलर का जो है वो सैचुरेटेड लाइन है, जिसका कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 1 होता है, फाई इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक्सिस पे अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, कांस्टेंट एंथैल्पी अगर रहेगा तो डब्ल्यू भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए अगर आपको एच डब्ल्यू बी टी इज इक्वल टू पूछे कि डब्ल्यू बी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन कौन सा है, वेट बल्ब टेम्परेचर, तो कॉन्स्टेंट लाइन कौन सा है, तो वो भी एच एंड एच इज इक्वल टू सी ही दिखा सकते हैं आप। ठीक है, फिर है कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन और कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। ठीक है, पिछले में अभी अपना एक्सिस नहीं दिखाया था ओमेगा किधर टी किधर, तो ये आपका ओमेगा वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे टी है। ठीक है,
किधर बढ़ने का रहेगा वो भी बता देंगे। ओमेगा ऊपर साइड में बढ़ रहा है और टी जो है वो लेफ़्ट से राइट में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन। ठीक है, इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस है। कांस्टेंट डीपीटी लाइन यानी कि कांस्टेंट डब्ल्यू लाइन के जो रहेगा वो आपका कांस्टेंट डीपीटी है ये। तो ये कांस्टेंट डब्ल्यू जो इंटरसेक्ट किया जिस फाई पे, उस फाई पे आप डालिएगा डीबीटी लाइन पे, तो वो आपको आता है टी। यानी कि नहीं बोले थे कि पीवीएस करस्पॉन्ड करता है डीपीटी से, तो ये जो आपका डब्ल्यू है वो डब्ल्यू करस्पॉन्ड किया, वो जाके उस स्ट्रेट लाइन को आप जब टच करते हैं, ये सैचुरेटेड लाइन से वहाँ पर से जब टच करेगा वहाँ से आप परपेंडिकुलर डालिएगा, तो ये जो पॉइंट आएगा टी का ये डीपीटी बताएगा। ये डीबीटी नहीं रहेगा, डीपीटी रहेगा करस्पॉन्डिंग टू दैट डब्ल्यू वैल्यू। ठीक है, ओमेगा वैल्यू। फिर ये कांस्टेंट रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी लाइन है, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। जो पहला जो रेड लाइन है वो उसका फाई इक्वल टू 1 है, और जैसे जैसे पीछे होते जाएगा फाई का वैल्यू घटते जाएगा। ठीक है, 0.9 0.8। फिर ये कांस्टेंट डीपीटी लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस रहता है, वर्टिकल लाइंस जो रहता है कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइंस रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट डीपीटी लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस ओमेगा इज इक्वल, फिर सेकंड पॉइंट है ये, फिर ओमेगा इज इक्वल टू सेम, इसका मतलब है पी वी इज इक्वल टू सेम इम्प्लाइज डी पी टी इज इक्वल टू सेम। ठीक है, ओमेगा सेम तो वही परपेंडिकुलर जो ड्रा करेगा तो डी पी टी सेम, तो इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू सेम यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर भी सेम हो जाएगा और डी पी टी इज सेम। कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइन्स आर सेम एज कांस्टेंट एच लाइन्स स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन्स, बट इफ़ अदर ऑप्शंस आर करेक्ट मार्क देम। ठीक है, यानी कि जनरल में तो ये चीज़ लागू है कि भाई हाँ डब्ल्यूबीटी और कांस्टेंट एंथैल्पी स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन सेम है, लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ और भी बात बोला रहे तो फिर उसको मार्क कीजिए, क्योंकि जनरल में ये बात सही है। एग्जैक्टली कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन और कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइन सेम नहीं होता है। ठीक है, फिर वेरियस साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस, सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग। इसमें क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, डीपीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है ये। ठीक है, इधर साइड में बोले ही थे टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा ऊपर साइड में इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। और स्पेसिफिक सेंसिबल हीटिंग में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी ह्यूमिडिटी रेशियो बड़ा सेम है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोले चाहे ह्यूमिडिटी रेशियो बोले वो कांस्टेंट है और हीटिंग हो रहा है। सेंसिबल कूलिंग में W इज इक्वल टू सी है, ओमेगा इज इक्वल टू सी है और कूलिंग हो रहा है। ठीक है, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाता है। जैसे कि आपको बताए थे ये जो रेड लाइन है वो लेफ्ट होते जाएगा तो फाई जो वैल्यू रहेगा वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये सेंसिबल हीटिंग में क्या है, इधर साइड में जा रहा है यानी फाई डिक्रीज करते जाएगा वैल्यू, तो इसलिए सेंसिबल हीटिंग में फाई डिक्रीज करेगा, सेंसिबल कूलिंग में फाई इंक्रीज करेगा। ठीक है, हीट रिमूव्ड इज इक्वल टू H2 माइनस H1। 1-2 पॉइंट दिखाई दिए थे सेंसिबल हीटिंग का कैसे था। ठीक है, ठीक है, 0.12 ठीक है, ये आपका सेंसिबल हीटिंग में इधर से इधर जा रहा है, सेंसिबल कूलिंग में इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, हीट रिमूव्ड इज इक्वल टू H2 माइनस H1। H2 एंड H1 आर कैलकुलेटेड फ्रॉम मॉइस्ट एयर। एंथैल्पी फार्मूला H इज इक्वल टू का जो वही ओमेगा प्लस 2500 प्लस 1.8 टी टी माइनस टी बी प्लस 1.8 टी, वो जो फार्मूला था वही फार्मूला। ह्यूमिडिफिकेशन या डी-ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो रहेगा वो आपका कांस्टेंट है, यानी कि ये वर्टिकल लाइन रहता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ह्यूमिडिफिकेशन या डी-ह्यूमिडिफिकेशन या इसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी डीबीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ जो आपका ओमेगा रहेगा वही इंक्रीज या डिक्रीज करता है। फिर है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक सेचुरेशन। हमेशा पूछते रहता है एडियाबेटिक सेचुरेशन, तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन को बोलते हैं एडियाबेटिक सेचुरेशन। इसमें क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा
या बोलिए वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है थोड़ा सा, तो ये आपका है। अब जहाँ पे जो टच किया है φ=1 से, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको जो वन लाइन है सैचुरेटेड लाइन से जहाँ पे टच किया है वो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, 2' थर्मोडाइनमिक वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। इधर हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी बाई एक्सिस पे इंक्रीज, इधर टी एक्स एक्सिस पे इंक्रीज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। फिर एडियाबेटिक या केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन या हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, इसमें क्या है, डब्ल्यू बी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पिछले में भी यही कहानी था, एडियाबेटिक सेचुरेशन में भी, और डिह्यूमिडिफिकेशन जो है इसमें भी यही कहानी है, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। उसमें तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन था, इसमें हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन है, ठीक है। ये हो गया सेम टू सेम, जैसा वो बना था वैसा ही है, लेकिन अपोजिट साइड से, ठीक है। ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, एच तो कांस्टेंट है, डब्ल्यू बी टी भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर डी बी टी देखा जाए तो वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, देखा जा सकता है इंक्रीज कर रहा है। आइसोथर्मल का मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। हीटिंग एयर इन एयर टाइट वेजल इज सेंसिबल हीटिंग, ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि अगर एयर टाइट वेजल है और उसमें आप अगर एयर को हीट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहता है, मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ एयर कांस्टेंट रहता है अगर एयर टाइट वेजल रहे तो, ठीक है। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ये हो गया आपका हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन 1 to 2, ठीक है। टोटल हीट रिमूव्ड इज इक्वल टू H1 माइनस H2, ठीक है। हीटिंग हो रहा है ना, तो 0.2 जो रहेगा 0.1 है वो ज़्यादा है, इधर से गया है 2 से 1 गया है, ये 1 to 2 नहीं है, 2 to 1 है, ठीक है। तो टोटल हीट रिमूव्ड इज इक्वल टू H1 माइनस H2, सेंसिबल हीट इज इक्वल टू H3 माइनस H2, ठीक है। सेंसिबल हीटिंग है इधर, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इसी प्रोसेस को तोड़ दिया है, एक हॉरिजेंटल लाइन इधर से ड्रॉप कर दिया, एक वर्टिकल लाइन इधर से ड्रॉप कर दिया, दोनों को मिलाया है 3 पे, तो इस टाइप से इसको दो भाग में तोड़ दिया है, ठीक है। तो टोटल हीट रिमूव्ड इज इक्वल टू H1 माइनस H2, सेंसिबल हीट इज इक्वल टू H3 माइनस H2, और लेटेंट हीट, ठीक है, जिसमें कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा H1 माइनस H3, या लेटेंट हीट जैसे है तो उसमें HFG आएगा ही ना, HFG को ये तो बोलते हैं ना लेटेंट हीट, ठीक है। और MF इज इक्वल टू मास ऑफ जो फ्लूइड है जितना इवेपोरेट किया वो है। फिर है सेंसिबल या रिवर्सिबल हीट फैक्टर, इसी टॉपिक का, तो सेंसिबल या रिवर्सिबल हीट फैक्टर जो होता है वो सेंसिबल हीट बाई टोटल हीट होता है, ठीक है। फिर है लेटेंट हीट फैक्टर, तो लेटेंट हीट बाई टोटल हीट, आप दोनों को ऐड करो, सेंसिबल हीट फैक्टर प्लस लेटेंट हीट फैक्टर, तो इज इक्वल टू 1 होता है, क्यों, क्योंकि सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट इज इक्वल टू टोटल हीट होता है। मास ऑफ वाटर रिमूव्ड इज इक्वल टू MF इज इक्वल टू MA इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 ओमेगा 1 क्या है, ह्यूमिडिटी रेशियो है, ठीक है। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, ये आपका हो गया कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। 2 डेज क्या हो गया आपका, थर्मोडायनेमिक वेट बल्ब टेम्परेचर था, और इसको आप इधर जब लेके जाइए तो ATBT बोलते हैं, ठीक है। इधर इधर ड्रॉप कीजिएगा ये 2 डेज को, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे टच करें वो है एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। कूलिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू H1 माइनस H2 माइनस MF HFG, ठीक है। जितना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकल गया उसको हीट कूलिंग कैपेसिटी नहीं बोलते, सिर्फ कूलिंग कैपेसिटी, कितना कूल हुआ, ठीक है। कंडेंस कितना हो गया उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। कंडेंस को अपन नहीं कैलकुलेट देख रहे हैं, अपन बस देख रहे हैं कूल कितना हुआ, ठीक है। तो H1 माइनस H2 माइनस MF HFG यानी टोटल हीट माइनस लेटेंट हीट इज इक्वल टू सेंसिबल हीट, तो कूलिंग कैपेसिटी ये हुआ।
सेंसिबल कूलिंग भी बोल सकते हो अगर अपोजिट में देखा जाए तो, ठीक है। फिर है बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू T2 माइनस ADP, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या था वो आपको दिखाई दिए थे, ठीक है। तो बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू T2 माइनस TADP बाई T1 माइनस TADP। इसको आप अगर ह्यूमिडिटी रेशियो के रेस्पेक्ट में करें तो भी वो कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में करें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में भी पॉजिटिव रखना है इसलिए। तो T2 क्या है आपका एग्जिट का है, TADP आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है, और T1 आपका इनलेट है, ठीक है। कॉइल एफिशिएंसी या कॉन्टैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1 माइनस TADP, ठीक है। उल्टा में भी अगर देखें, जैसे एक सेंसिबल हीट के लिए एक सेंसिबल कूल के लिए, ठीक है। कॉइल एफिशिएंसी इज इक्वल टू या कॉन्टैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1 माइनस TADP, ठीक है। तो बाईपास फैक्टर क्या है भाई? बाईपास फैक्टर शोज द डिग्री टू विच द कॉइल इज इनएफिशिएंट, मतलब इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट का बात नहीं है, इनएफिशिएंट है, ठीक है। फिर बिकॉज ऑफ वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेशन अगर लगाया गया तो BPF डिक्रीज इंक्रीज करता है, यानी बाईपास फैक्टर इंक्रीज करता है वेंटिलेशन से। इफेक्टिव बाईपास फैक्टर, कि इफेक्टिव बाईपास फैक्टर कितना होगा अगर मान लो ढेर सारा कॉइल लगा हुआ है, तो इफेक्टिव बाईपास फैक्टर क्या होगा? तो इफेक्टिव बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू x टू द पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स इन सीरीज, ठीक है। ये मान लो कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। T1 टू T2 टेम्परेचर जा रहा है उस कॉइल से होते हुए, ठीक है। कॉइल करता है वही कॉइल ही ना ठंडा करता है आपका हॉट एयर या कूल एयर जो रवि रहता है, तो वो ऑयल कॉइल से पास करता है, तो उसके टेम्परेचर से पास करने के कारण एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वही होता है ना, तो उस टेम्परेचर से पास करता है, तो फिर कितना कूल हो पाया, कितना ठंडा हो पाया, यही आपका बाईपास फैक्टर बताता है, इन इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉइल बताता है, ठीक है। तो एक्स टी वन प्लस वन माइनस एक्स टी सी इज इक्वल टू T2, ठीक है। यानी बाईपास फैक्टर इंटू टेम्परेचर ऑफ इनलेट प्लस वन माइनस एक्स इंटू टेम्परेचर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू T2, ठीक है। सिमिलरली अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी के टर्म में बोला जाए तो ऐसे करके XH1 वन माइनस एक्स HC और इज इक्वल टू H2, ठीक है। फिर एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ एयर, एयर को मिक्स कर रहे हैं, इधर से 1 भी इनलेट है, 2 भी इनलेट है, थर्ड हो गया आपका आउटलेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी ये अगर मास का देखा जाए तो मास रेट कांस्टेंट होगा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा जाए तो भी आपका मास फ्लो रेट इनटू एंथैल्पी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इनलेट का भी अगर ऐड किया जाए तो भी इज इक्वल टू आउटलेट का हो जाएगा। तो यानी कि मास MA1H1 प्लस मास फ्लो रेट ऑफ A2 इंटू H2 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ A1 प्लस A2 इंटू H3, वही तो MA3 भी है ना। अब इसको रेशियो में आप अगर कीजिएगा तो मास फ्लो रेट ऑफ A1 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ A2 इज इक्वल टू ω3 माइनस ω2 बाई ω1 माइनस ω3, इंथैल्पी के टर्म में H3 माइनस H2 H1 माइनस H3 T3 माइनस T2 T1 माइनस T3, ठीक है। ये सिंपल सा बस यही इसी चीज़ को किया गया है, जो आपका एंथैल्पी को जो किया गया ऊपर में कि इनलेट और आउटलेट को बराबर किया गया है, सेम टू सेम कहानी ये आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रेशियो के साथ भी किया गया है, उसी से रेशियो आया है। तो ये मत समझिएगा कि आपको रेशियो रटना है, अगर नहीं भी रटिएगा ऊपर वाला इक्वेशन को भी आप अगर सॉल्व करते हैं ओमेगा रख के या टी रख के तो आपको ये वैल्यू आएगा। तो ये रेशियो बस आता है, तो आप इसको ह्यूमिडिटी रेशियो के साथ
स्पेसिफिक एंथैल्पी के साथ टेम्परेचर के साथ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है विंटर एयर कंडीशनिंग। ठीक, ये आपका हो गया विंटर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, यानी पहले होता है आपका सेंसिबल हीटिंग, फिर आपका एडियाबेटिक सैचुरेशन H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और फिर से सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, फिर है समर एयर कंडीशनिंग। समर एयर कंडीशनिंग में क्या है, पहले आपको कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन करते हैं और फिर से हीटिंग करते हैं, सेंसिबल हीटिंग। फिर है वही बात, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 3.5 किलोवाट, बार बार बोल दिया, स्टार्ट भी हुआ था तो भी यही बात बोले थे। फिर है एयर वॉशर। ठीक है, ये हो गया आपका पानी इसमें से निकल रहा है, ये है वॉशर, और ये इधर से टेम्परेचर मतलब एयर पास करेगा, दोनों साइड खुला हुआ है ना, तो एयर पास और एयर आउटलेट। इसके लिए साइकोमेट्रिक चार्ट बनाइए। ठीक है, इस साइड में ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, इधर ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ABCDEFGH जो भी रहेगा, ये सब बड़ा स्ट्रेट लाइन है, हाथ से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा स्ट्रेट नहीं दिखता है, लेकिन है सारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मार्क कर दिए ABCDEFG। ठीक है, ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके इस टाइप से है। अब जो A है, B है, C है, D है, F है, G है, उसको अभी नेक्स्ट में बताया जाएगा। ठीक है, तो A जो है उसमें क्या है, TW इज़ ग्रेटर देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर। आप देख सकते हैं ये जो है आपका A। ठीक है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। B जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। लेकिन ये जो है जो इससे भी कम है, यानी टेम्परेचर क्या है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम है। ठीक है, तो ज़्यादा है, इधर साइड में राइट साइड में ज़्यादा होगा ना। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, तो आप देख सकते हो कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन, कांस्टेंट ह्यूमिडिटी रेशियो लाइन, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, ये सब तो बता ही दिए हैं। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि अगर टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहे तो क्या होगा, तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होता है। ठीक है, डायग्राम आपको बना हुआ था 1 का। फिर अगर TW इज इक्वल टू DBT रहे तो क्या होगा, तो H इंक्रीज करेगा, स्पेसिफिक इंथैल्पी इंक्रीज करेगा, ह्यूमिडिटी रेशियो इंक्रीज करेगा, जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, TW इज ग्रेटर देन DBT रहेगा तो क्या होगा, H इंक्रीज करेगा, T डिक्रीज करेगा, W इंक्रीज करेगा, यानी ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग। ठीक है, TW इज इक्वल टू WBT रहेगा तो क्या होगा, WBT यानी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इंथैल्पी। ठीक है, तो फिर है ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और जो आपका ह्यूमिडिटी रेशियो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी रेशियो इंक्रीज करेगा तो यानी ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर डिक्रीज किया यानी कूलिंग। ठीक है, TW इज लेस देन WBT, यानी T डिक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, H डिक्रीज कर रहा है, यानी ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग। ठीक है, TW इज इक्वल टू DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगा, यानी सेंसिबल कूलिंग। ग्राफ आप पहले ही बना लिया करो, उसके बाद फिर देखते रहो। ठीक है, ताकि आप देखते रहो कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर है TW इज लेस देन DPT, लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, टेम्परेचर यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, ह्यूमिडिटी रेशियो डिक्रीज कर गया, स्पेसिफिक एंथैल्पी डिक्रीज कर गया, यानी ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग। ठीक है, फिर है इफेक्टिव टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड इन्वायरमेंट, यानी फाइव इज इक्वल टू 1 होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 1 रहे तो उस टेम्परेचर, तो उस समय जो एयर रहेगा उसको क्या सेचुरेटेड एयर ही बोलेंगे, और उस एयर का जो टेम्परेचर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, वेर ए पर्सन विल फील द सेम लेवल ऑफ कंफर्ट एज इन द नॉर्मल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड इन्वायरमेंट, is the temperature of saturated environment phi is equal to 1 where a person will feel the same level of comfort as in the normal environment। यानी saturated environment है लेकिन उसका टेम्परेचर ऐसा है कि भाई वहाँ पे फील करता है आदमी नॉर्मल इन्वायरमेंट जैसा।
फाई इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ फेन या कूलिंग कॉयल इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द स्पेसिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रो। यानी आपका ढेर सारा फिन्स जब पड़िएगा ये हीट ट्रांसफर में आएगा, तो फिन्स में जैसे रेडिएटर आपका रहता है, तो रेडिएटर में ढेर सारा प्रोजेक्शन रहता है। कोई भी आपका गाड़ी का जैसे इंजन रहे तो इंजन में ढेर सारा प्रोजेक्शन रहता है निकलने के लिए, एयर कूल होने के लिए, तो उसी को फिन्स भी बोलते हैं। तो फिन्स या कूलिंग कॉयल जो रहता है उसका एफिशिएंसी इंक्रीज करता है आप अगर उसका स्पेसिंग डिक्रीज करो तो, यानी ढेर सारा फिन्स लगेगा ना फिर, तो डिक्रीजिंग द स्पेसिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रो, यानी ढेर सारा फिन्स लगाइए तो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ द कॉयल। अब इसमें क्या होता है, बाईपास फैक्टर डिक्रीज करता है, यानी एफिशिएंसी ऑफ द कॉयल इंक्रीज करेगा। बाईपास फैक्टर क्या है, इनएफिशिएंसी ऑफ द कॉयल है ना, तो इसलिए बाईपास फैक्टर डिक्रीज करता है और एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर आपको कुछ बोले इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर, तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर कंडीशनड पर आवर। ठीक है, फिर है एयर कंडीशन रूम, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग शुड बी आउटसाइड द रूम। अगर आपको एयर कंडीशन रूम रखना है तो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग अंदर में मत रखिए, बाहर में रखिए। ठीक है, बाहर का गर्मी सराउंडिंग अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर का निकालने के लिए अंदर में इंसुलेशन नहीं चाहिए, बाहर में इंसुलेशन चाहिए, इसलिए एयर कंडीशनिंग रूम में रिफ्लेक्टिंग कोटिंग शुड बी आउटसाइड द रूम। ठीक है, when air is saturated adiabatically we get WBT, यानी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, एयर इज सैचुरेटेड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली का मतलब H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो वी गेट WBT वेट बल्ब टेम्परेचर, और आइसोबारिकली तो DPT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था ना, अभी साइक्रोमेट्रिक चार्ट पढ़े थे तो अपन देखे थे। तो इसलिए when air is saturated isobarically we get DPT। ठीक है, हीट रिजेक्शन रेशियो इज इक्वल टू Q1 बाई Q2। Q1 क्या है, रिजेक्टेड है, और Q2 एब्जॉर्ब्ड है। हीट रिजेक्शन रेशियो Q1 बाई Q2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होता है। ठीक है, पढ़े ही हो गया, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W होता है ना। रेफ्रिजरेशन इफिशियंसी COP एक्चुअल बाई COP थ्योरेटिकल। ठीक है, इसी को रिलेटिव COP भी बोलते हैं। रिलेटिव COP बोलिए चाहे रेफ्रिजरेशन इफिशियंसी बोलिए, इज इक्वल टू COP एक्चुअल बाई COP थ्योरेटिकल। COP थ्योरेटिकल मैक्सिमम है और COP एक्चुअल आपको निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, फिर वेपर एब्जॉर्प्शन का रेफ्रिजरेशन, तो बोला ही शुरू में जब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन चल रहा था उसी से मैं बोले ही थे कि मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो इसलिए इसका COP भी ज़्यादा है। तो COP ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन इज ग्रेटर देन COP ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। फिर है हीट लॉस्ट बाय ए हाउस इन विंटर इज, जब आप क्वेश्चन बनाते रहोगे ये हीट लॉस्ट बाय ए हाउस, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, तो उसमें जो आपको हीट लॉस्ट बाय हाउस इन विंटर जो बोलेगा वो Q1 वैल्यू रहता है। ठीक है, फिर लास्ट है कि एफिशिएंसी ऑफ द स्टर्लिंग साइकिल इज सेम एज द कार्नोट साइकिल। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कि पढ़ते गए हम तो उसको नोट किए थे कि हाँ सही है। तो इसलिए एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल इज सेम एज कार्नोट साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल भी आएगा, अभी नहीं बाद में आएगा। कार्नोट साइकिल तो अपन बता ही नहीं थर्मोडायनेमिक्स में।